Hi, good afternoon to all my medical aspirants. And yes, good afternoon जो good afternoon में देख रहे हैं, good morning जो morning में देखते हैं, and good evening to all जो evening में देख रहे हैं. Night में जो देखते हैं बेटा उनको भी good night, ठीक है. So let's start with our next unit. हाँ, इसका last एक unit मैं अभी skip कर रही हूँ. I will complete it later. मुझे थोड़ा इस unit का भी थोड़ा काम भी था, so I'm going to start this unit. Okay, I hope you don't have any problem with that because human physio पे start करने का time आ चुका है. सो लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन फिजियोलॉजी. अब देखो, ह्यूमन मतलब इंसान, फिजियोलॉजी का क्या मतलब होता है? मतलब जो भी आपकी फिजिक होती है उसकी स्टडी करेंगे. मतलब आपके बॉडी में जो जो अलग अलग क्या है सिस्टम्स है उसके बारे में डिटेल स्टडी को हम देखेंगे. कैसे ये सिस्टम हमारे वर्कआउट करते हैं, हाउ दे इन्फ्लुएंस आवर होल बॉडी, इनकी पूरी इन्फ्लुएंस क्या होती है हमारे बॉडी पे. तो इसी के बारे में बात करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके जो रिडक्शनिस्ट क्या है अप्रोच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं आपके लाइफ फॉर्म्स के, जिसमें हमारी क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है किसकी फिजियोकेमिकल कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स की. और मेजोरिटी ऑफ जो इसमें स्टडीज़ है इसमें क्या है, या तो हमारे सर्वाइविंग टिश्यू के बारे में बात की जाती है जिसे हम लोग सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल कहते हैं, या फिर ये हमारे डायरेक्ट स्ट्रेट अवे सेल फ्री सिस्टम्स की बात करते हैं. और जैसे ही इसमें हमारे जैसे एक्सप्लोजन होती है नॉलेज की उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मतलब जैसे हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टडी की उसके बाद और भी ज़्यादा हमें क्या हुई बायोलॉजी के बारे में जानने को मिला, जो कि एक मॉलिक्यूलर लेवल पे. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सेल पढ़ा हमने, वो सेलुलर लेवल स्टडी थी. उसके अलावा ऑर्गन लेवल स्टडी को देखा, ऑर्गन सिस्टम देखा. एनिमल किंगडम में तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी को ही डिस्टिंग्विश कर रहे थे, उस बेस पे हमने कैटेगराइज की. तो ऐसे ही अब किसको देखेंगे, मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी. तो मॉलिक्यूलर जो फिजियोलॉजी होती है ये हमारी सबसे सिनोनिमस होती है हमारे किसके साथ, बायोकेमिस्ट्री एंड बायो फिजिक्स, जो कि आपके ये मेडिकल में चल करके पर्टिकुलर ये दो सब्जेक्ट ही रहेंगे जब आप एमबीबीएस करने जाओगे बेटा. तो और साथ ही साथ यहाँ से हमें और क्या पता चली कि कैसे जो आपके ना तो आपके कोई भी प्योरली ऑर्गेनिज्म अप्रोच नहीं होते और ना ही आपके प्योरली कोई रिडक्शनिस्ट मॉलिक्यूलर अप्रोच होता है जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में या फिर लिविंग फिनोमेना के बारे में आपके पूरे एग्जैक्ट किसी भी चीज़ को बता पाए. अब ये जो सिस्टम्स थे बायोलॉजी के, इससे हमें ये पता चला कि जितने भी हमारे लिविंग फिनोमेना है ये सारे क्या है आपके इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ है. कैसे? तो क्योंकि इनकी इंटरेक्शन होती है किसके बीच में, तो जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम स्टडी उसके अंदर की जाती है. रेगुलेटरी नेटवर्क होती है आपके मॉलिक्यूल्स के, सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज के, साथ ही साथ सेल्स के, टिश्यूज़ के एंड ऑर्गेनिजम्स के, उसके बाद पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटीज़ के. और इसमें जितने भी आपके इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ को भी क्रिएट करते हैं. और इस चैप्टर के हम इस अंदर यूनिट में क्या देखेंगे, तो हमारे मेजर ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ब्लड सर्कुलेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट इन सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर टर्म्स. तो इससे हमें क्लियर हुई कि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेटा पढ़ना क्या है. और इसमें जो लास्ट 2 चैप्टर्स आपके होंगे वो क्या करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी के बारे में बताएंगे, जिसमें हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. थोड़ा चलिए साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं. वेट, आई नीड सम वाटर. सॉरी. तो जो हमारे एक साइंटिस्ट के बारे में एनसीईआरटी में दी गई हुई है डेट इज़ अल्फोंसो कॉटी. ये कि इटालियन एनाटोमिस्ट थे. एनाटोमिस्ट मतलब कि आपके इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में जो पढ़ते थे. इनका जन्म जो हुआ था 1822 में हुआ था. कॉटी जो थे इन्होंने अपनी साइंटिफिक कैरियर को कब स्टार्ट की थी, जब ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रेप्टाइल्स के पढ़ रहे थे. बाद में चल करके इन्होंने थोड़ा अटेंशन दिया किस पे, तो मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम को फिर देखा. और 1851 में इन्होंने पब्लिश किया एक पेपर को जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया जो भी आपके स्ट्रक्चर लोकेटेड होते हैं किसके अंदर, बेसिलर मेम्ब्रेन कॉकलिया के अंदर. साथ ही आपके हेयर सेल्स के बारे में जो कन्वर्ट करते हैं साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्सेस में. उसके साथ आपके द ऑर्गन ऑफ कॉटाई एंड इनकी जो मृत्यु होती है आपके 1888 में होती है. तो बेसिकली आपके ये इटालियन एटोनमिस्ट के बारे में, आपके एनाटोमिस्ट के बारे में इसलिए दिया गया हुआ है क्योंकि ईयर के बारे में जिन्होंने पढ़ा, क्योंकि ईयर के बारे में आपको पूरे आगे ह्यूमन फ्यूजन में नहीं पढ़ना है, बट कॉकलिया क्योंकि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो एसोसिएटेड होती है डेट इज़ वर्टिगो, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरानॉक्सिमल. हाँ, पैरानॉक्सिमल वर्टिगो करके आप सर्च करना. ये काफ़ी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लीडिंग प्रॉब्लम है. आजकल इसके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लाइक अ लॉट ऑफ. तो थोड़ा सा इसके बारे में, वैसे ये नीट पैटर्न से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली.
नॉट पैटर्न। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे प्यारा सा न्यारा सा चैप्टर, दैट इज़ गोइंग टू बी आर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जैसे ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, तो इसमें हमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, एक्सचेंज कैसे होते हैं गैसेस में, ट्रांसपोर्ट कैसी होती है गैसेस में, रेगुलेशन आप कैसे होता है रेस्पिरेशन में, और जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है, गैसेस के एक्सचेंज का क्या मतलब होता है। ब्रीदिंग का मतलब जो आप सांस ले रहे हो आप इसको समझते हो, कैसे ले पा रहे हो, what are the accessory muscles, what are the primary main muscles that is helping you work, जिसकी वजह से आप सांस ले पा रहे हो। गैस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है ना। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, तो ऑक्सीजन जो होती है क्या होती है, यूटिलाइज होती है हमारे ऑर्गेनिज्म से, और इनडायरेक्टली ये ब्रेक डाउन करती है किसको, जो भी सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करती है, और यहाँ से हमारी एनर्जी को बनाती है जिसमें हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम कर सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है क्या होती है, ये हमारी हार्मफुल होती है, और ये हमारी रिलीज़ कब होती है, जब ये हमारी एवब कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, तो इसमें हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाता है, यूटिलाइज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा था। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा जो ऑक्सीजन है ये कंटिन्यूअसली हमें क्या करता है, सेल्स को हमें प्रोवाइड करना है, और जो CO2 है जो प्रोड्यूस हो रहा है सेल्स के पास, उसे हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, मतलब रिलीज आउट करना है। और ये जो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज है ऑक्सीजन का हमारे एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि हमारा प्रोड्यूस हो रहा है किसके द्वारा, सेल्स के द्वारा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ब्रीदिंग का बेटा यही डेफिनेशन याद रखना होता है। ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं होता सांस लेना और सांस छोड़ना, इट्स लाइक जो आपका एक्सचेंज प्रोसेस होता है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके सेल्स में प्रोड्यूस होता है, दैट इज ब्रीदिंग, जिसे हम लोग कॉमनली कैसे जानते हैं, रेस्पिरेशन। तो जैसे कि आप अपने प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, अपने चेस्ट पे हाथ रखो, यू कैन फील चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आप अपने चेस्ट को फील कर पाओगे कि आपके जो चेस्ट में उसमें मूवमेंट हो रहा है। अब देखो चेस्ट में जो मूवमेंट होता है ये लगभग 3 तरह के होते हैं आपके, एक पिस्टन मूवमेंट होते हैं, बकेट हैंडल मूवमेंट होते हैं, एंड एक और होते थे पंप हैंडल मूवमेंट होता है। पंप हैंडल, बकेट हैंडल एंड पिस्टन मूवमेंट, ये तीनों मूवमेंट आपके प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ब्रीदिंग की वजह से ये हो रहा है, मतलब आपके जो चेस्ट में, शांत हो और टच योर चेस्ट, यू विल फील इट इज़ मूविंग अप एंड डाउन। और कभी ऐसा फील करना कि 1 मिनट का टाइमर सेट करके और देखना कितनी बार हो रहा है, हाउ मच टाइम्स यू फील इट। ठीक है, तो हाउ डू वी ब्रीथ, तो हम ये ब्रीथ कैसे कर रहे हैं। तो जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो इसकी मैकेनिज्म होती है ब्रीदिंग की, यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं। तो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आते हैं सबसे पहले। अब देखिए जो मैकेनिज्म होती है ना ब्रीदिंग की, वो वैरी करती है हमारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल में, डिपेंड करती है मेनली कि कौन से हैबिटेट में है या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जैसे कि आपके लोअर इनवर्टिब्रेट्स, उसमें भी क्या, तो स्पंजेज, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, है ना। तो ये एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन को किसके साथ, CO2 के साथ, बाय सिंपल डिफ्यूजन अपने बॉडी सरफेस से। मतलब जो आपके लोअर इनवर्टिब्रेट्स हो गए बेटा, इसमें डायरेक्ट क्या होती है आपकी एक्सचेंज होते हैं गैसेस के, जिसमें जैसे कि स्पंजेस है, सिलेंट्रेट्स है, फ्लैटवर्म्स है। तो एक्सचेंज क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के सिंपल कौन से मेथड से, यहाँ पे कोई लंग्स को नहीं बताया गया, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। वैसे जब अर्थवॉर्म्स में आप आओगे तो ये आपने किसको इस्तेमाल करते हैं, यही रेस्पिरेशन के लिए। सो दे यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, एंड इंसेक्ट्स के पास कुछ ट्यूब्स होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स। ओके वेट फॉर अ मिनट, आई नीड सम वाटर, here weather is not good। कभी कभी लगती है सांसें रुक गई पता नहीं, for the first time I'm feeling like this। सॉरी हाँ, तो आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। और ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक एयर को पूरे बॉडी के अंदर। उसके अलावा कुछ आपके स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, गिल्स बोलते हैं, जो हमारा ब्रैंकियल और रेस्पिरेशन के लिए होता है। और ये मोस्ट ऑफ द हमारा यूज़ होता है किसके द्वारा, तो एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स हो गए, मोलस्क हो गए, तो ये इसको यूज़ करते हैं गिल्स को। मछलियों में गिल्स देखा होगा आपने। और जैसे आपके वे जो वेस्कुलराइज्ड बैग्स होता है जिसे हम लोग लंग्स बोलते हैं, जो कि हमारा पल्मोनरी रेस्पिरेशन में, तो गिल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, एंड लंग्स को बोलते हैं पल्मोनरी
रेस्पिरेशन। ये हमारे यूज़ होती हैं किससे, तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में जो भी हमारे एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। वर्टिब्रेट्स के अमंग अगर मैं देखूँ बेटा तो फिशेस जो होते हैं वो गिल्स का यूज़ करते हैं, वेयर एज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ये कैसे रिस्पायर करते हैं, तो आपके लंग्स के द्वारा करते हैं। सबसे पहले डिफ्यूज़न के द्वारा किया है ना, फिर उसके बाद आपके मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन, फिर आपके ट्रैकियल ट्यूब से, देन हमारे कुछ गिल्स, देन और भी ज़्यादा इवोल्यूशन हुई, आपके क्या ऑर्गेनिज्म हायर लेवल तक जाने लगे, देन फाइनली लंग्स। तो एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग है तो ये रेस्पायर करते हैं थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ऑल्सो। जब वो लैंड पे आ जाते हैं तो अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। एक्चुअली जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, दैट इज़ माई मोस्ट इंटरेस्टिंग, बट मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, बस है, मुझे अलग ही इससे प्यार है इन सारे चैप्टर्स से। अब देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जैसे कि हमारा मोस्टली हर बच्चे को होता है जो नीट की प्रिपरेशन करते होंगे, मुझे लगता है किसको ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पसंद होगी, सबको पसंद होगी, तभी तो वो नीट में है ना, तभी तो वो मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं, और सबकी अच्छी भी होती होगी, मुझे भी मालूम है क्योंकि मैं भी बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ रह चुकी हूँ, लाइक अ लॉट ऑफ, तो सबकी ये पार्ट तो बेस्ट होती है। अब जैसे कि देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा शुरू कहाँ से होता है, तो हमारे पास पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो आपके नाक है ना, जो कि अपर लिप से ऊपर है ना, और इनके पास दो ओपनिंग्स होते हैं। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जिसके पास ओपनिंग होती है जो कि जस्ट आपके अपर लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये फिर कहाँ पे पहुँचते हैं, तो आपके नेजल चैम्बर में थ्रू नेजल पैसेज। और नेजल चैम्बर जो होती है वो किस में ओपन हो जाती है, आपके फेरिंग्स में, मतलब ये नाक हुआ यहाँ से जब गया, तो अगर इस तरफ देखें तो दिस इज विल बी योर गोइंग टू बी योर फेरिंग्स एरिया, ओके। देन यहाँ से आपके नेक तब आएंगे, तब आपके लैरिंग्स हो जाएंगे, लैरिंग्स के बाद आपकी ट्रैकिया स्टार्ट हो जाती है, जिसको आप पाल्पेट कर सकते हो, दिस एरियाज ऑफ योर ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, ठीक है। तो जो फेरिंग्स होती है ये पोर्शन कॉमन होती है हमारे किसके लिए, फूड एंड एयर पैसेज के लिए, और फेरिंग्स ओपन हो जाती है किसमें, आपकी लैरिंग्स रीजन में, और फिर वो लैरिंग्स किस में ओपन हो जाती है, आपकी ट्रैकिया में। और लैरिंग्स क्या है, तो ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि क्या करती है, हेल्प करती है साउंड प्रोडक्शन में, और इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। और सेलोइंग के दौरान सेलोइंग मतलब जब हम कोई खाना निगलते हैं। अब देखो एक इसमें वैसे तरीके से बनाया नहीं है, जैसे कि देखो खाना भी एक ही में आ रहा है, हवा भी एक ही में आ रहा है, तो अब इसको कैसे पता चला है कि विंड पाइप में जाना है या फूड पाइप में जाना है। तो यहाँ पे क्या होती है, आपकी जब स्वेलिंग होती है तो ग्लॉटिस जो होता है ना वो कवर हो जाता है एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। तो हमारी फूड जो होती है वो लैरिंग्स में नहीं पहुँचेगी, डैट मीन्स कि आपको क्या कह सकते हैं, एयर पाइप में मतलब विंड पाइप में आपकी फूड इंटर नहीं करती, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एपिग्लॉटिस। कभी अचानक से खाते खाते आपका खाना बाहर आ जाता होगा, अगर बोलते बोलते अगर खाना खा रहे हो, किसी से बात करते हुए खाना खाते हो, तो ऐसा होता है। पानी पीते हुए तो डायरेक्ट कभी रिफ्लेक्स आती है एंड पानी आपकी डायरेक्ट बाहर निकल जाती है, ऐसा होता है, समटाइम्स इट हैपेंस। और ट्रैकिया क्या होती है, तो आपकी ये स्ट्रेट ट्यूब होती है जो कि हमारे एक्सटेंड करती है मिड थोरेसिक कैविटी। अब देखो मिड थोरेसिक कैविटी का क्या मतलब होता है, थोरेसिक मतलब जो आपका चेस्ट एरिया, दैट इज थोरैक्स कैविटी। अब मिड मतलब एकदम मिडिल में ये प्रेजेंट होती है, लाइक दिस, जो कि डिवाइड करती है आपके किस लेवल पे, तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे ये रहती है, पीछे से इसको काउंट करते हैं, यहाँ तक आपके C7 होते हैं, C7 के बाद फिर T1, T2, T3, T4, T5, तो डैट इज फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। और वहीं से आपकी क्या होती है, डिवाइड होती है आपकी राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो अगर ब्रोंकाई का डिवीजन पूछा जाए तो किस लेवल पे होता है, फोर्थ लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, या फिर फिफ्थ होती है, सिक्स्थ होती है, सेवेंथ होती है, तो डैट विल बी योर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। और जो ब्रोंकाई होती है आपकी बेटा वो क्या करती है, रिपीटेड डिवीजन में जाती है एंड वो बनाती है आपकी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। एंड ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं एंड हो जाते हैं बहुत थिन थिन टर्मिनल्स में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और आपकी जो ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो ब्रोंकाई होती है एंड आपके इनिशियल ब्रोंकाइल्स होते हैं वो सपोर्ट होते हैं किसके द्वारा, तो आपके इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। जैसे कि आप यहाँ पे अपने नेक को जब टच करोगे यू विल फील समथिंग लाइक बोनी पार्ट, लगता है ना कि हड्डी है, बट इट्स नॉट अ बोन, इट्स अ कार्टिलेजिनस रिंग जो कि शी शेप की होती है, सिर्फ एंटीरियरली लोकेटेड होती है। एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ। आई होप आपको एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर एंड हाँ डॉर्सल, वेंट्रल, मीडियल, लेटरल ये सब क्लियर होगा। नहीं क्लियर है सुन लो, दिस इज योर एंटीरियर, दिस इज ऑल्सो योर वेंट्रल, मतलब जो आपका फ्रंट साइड है वो आपका वेंट्रल भी है और एंटीरियर भी है। पोस्टीरियर मतलब पीछे का, डैट ऑल्सो नोन एज डॉर्सल, ठीक है।
सुपीरियर ऊपर का, इन्फीरियर नीचे का, मीडियल मतलब जो अंदर के साइड होता है, लेटरल जैसे आपके हाथ हो गए, ठीक है, तो दैट इज अ लेटरल स्ट्रक्चर। और जितने भी टर्मिनल ब्रोंकियल्स होते हैं उसमें हमारी क्या बनती है, तो बहुत सारे थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वली। और जो आपके ब्रांचिंग हो नेटवर्क हो जाते हैं आपके ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स एंड एल्वली का, देन आपके बनते हैं लंग्स, जो कि हम फिगर 14.1 में देखेंगे। देखो ये रहा हमारा एक डायग्रामेटिक व्यू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। देखो एपिग्लॉटिस जो लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट है ना, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया देखो आपके किस में, ब्रोंकस है ना। देन आप देखो यहाँ पे ब्रोंकस ही से दिखाया, बट आपके नेटवर्क होते हैं ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियल्स एंड देन एल्वलाई। और ब्रोंकियल्स में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकियल्स तक जाते हैं। जैसे कि अगर मान लो अगर ये आपके ब्रोंकस स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से जो पहली ब्रांचिंग हो रही है उसे प्राइमरी बोलेंगे, सेकेंड जो हो रही है उसे सेकेंडरी, एंड फाइनली ये टर्शियरी ब्रोंकियल्स, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे जो एंड प्रेजेंट हो जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियल्स। और जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एल्वोली। अब देखो लंग्स के बाहर भी आपके दो लेयर होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं, मतलब एक बैग के अंदर ये स्टोर होता है जिसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके दो लेयर होते हैं, एक होता है विसरल लेयर एंड वन इज पेराइटल लेयर, ठीक है। सॉरी, चलिए देखना। तो जैसे कि लंग्स जो है इनके पास वी हैव टू लंग्स जो कि कवर्ड होती है डबल लेयर्ड प्लूरा से, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्लूरल फ्लूइड, ताकि उसको फ्रिक्शन से बचाए। जैसे कि अगर ये एक बॉटल है, ठीक है, इसके ऊपर मेरा ये ऐसे हाथ है, तो यहाँ पे अगर मैं इसके टच में रहूँगी तो ये क्या होगा, फ्रिक्शन होगी। बट इसके अंदर अगर फ्लूइड डाल दी जाए, कोई फ्लूइड पतली सी लेयर, एंड देन आई विल पुट माई हैंड, तो ये कैसी होगी, आपकी फ्रिक्शन को कम करेगी, बिकॉज आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करती है लंग सरफेस पे। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं वो क्लोज कॉन्टैक्ट में होंगे किससे, बाहर वाले लेयर से, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, थोरैसिक कैविटी से, वो पास में होंगे, तो थोरैसिक लाइनिंग से वो पास में होता है। लेकिन जो हमारे इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं वो कांटेक्ट में होते हैं किससे, हमारे लंग सरफेस से। और जो ये पार्ट हमारी स्टार्ट करती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स पे अप टू टर्मिनल ब्रोंकियल्स, ये हमारी क्या होती है, कंडक्टिंग पार्ट। अब ध्यान रखना बेटा, कंडक्टिंग पार्ट किसे कहते हैं, और साथ ही साथ आपके एक्सचेंज पार्ट, या फिर कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक्सचेंज पार्ट कौन कौन से होते हैं। कंडक्टिंग पार्ट वो होंगे जो हवा को लेकर के जाएगी कहाँ तक, जब तक एक्सचेंज ना हो जाए, तो दैट इज अ कंडक्टिंग पार्ट, जो कि आपके कहाँ से होंगे, एक्सटर्नल नाक से, नॉस्ट्रिल से लेकर के ब्रोंकियल्स तक। लेकिन वैसे ही जो हमारी एल्वली एंड उनके जो डक्ट्स है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। तो एक कंडक्टिंग पार्ट हो जाएगा और एक आपके एक्सचेंज पार्ट हो जाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। जो कंडक्टिंग पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं आपके एटमॉस्फेरिक एयर को कहाँ तक, एल्वली तक, क्लियर आउट करते हैं वहाँ से जितने भी आपके फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं उसे, और साथ ही साथ उसके अंदर क्या करते हैं, आपके एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लेकर के आने का भी काम करते हैं। जो एक्सचेंज पार्ट होती है, साइट होती है आपके एक्चुअल डिफ्यूजन के लिए, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, किसके बीच में, तो आपके ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। लंग सिचुएटेड आपकी कहाँ होती है, तो थोरैसिक चैम्बर में, जो कि एनाटॉमिकली आपकी एक एयर टाइट चैम्बर में वो प्रेजेंट होती है। जो थोरैसिक चैम्बर होते हैं वो क्या हमारे किधर साइड से रहता है, तो ये हमारे डॉर्सली वर्टिब्रल, मतलब पीछे साइड से ये कैसे बनेंगे, तो वर्टिब्रल कॉलम इन्हें सपोर्ट करेगी। वेंट्रली में बात करूँ तो स्टर्नम प्रेजेंट होंगी, और लेटरल साइड में आपकी क्या प्रेजेंट होंगी, रिब्स प्रेजेंट होंगे, और लोअर साइड में आपके नीचे की तरफ, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंफीरियर साइड, तो देयर विल बी अ डोम शेप डायग्राम। तो याद रखना, देखो आपको थोरैसिक चैम्बर कैसे बनते हैं, डॉर्सली मतलब पीछे के तरफ से आपके क्या प्रेजेंट होंगे, वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली आपके क्या प्रेजेंट होगी, स्टर्नम, जो कि आप यहाँ पे हड्डी आपको फील होती है, द बोन यू विल फील, सो आपके स्टर्नम में आप बोन में जब आएंगे ना, सॉरी हाँ, स्केलेटल सिस्टम में, तो उसकी डायग्राम्स भी हैं। और लेटरली आपके रिब्स होते हैं, एंड लोअर साइड में आपकी क्या प्रेजेंट होती है, डोम शेप्ड डायफ्राम। और एनाटॉमिकल अगर सेटअप की बात करूँ मैं लंग्स की, तो आपके थोरैक्स में क्या करते हैं, तो ये वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी को ये चेंज करने की भी काम करते हैं, लाइक थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाती है। और ऐसे अरेंजमेंट में हो चुके हमारा एसेंशियल होता है ब्रीदिंग के लिए, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते। तो रिस्पायरेशन में हमारे क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले लेट मी ड्रिंक सम वाटर। देखिए रेस्पिरेशन में आपके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे क्या,
ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेरिक एयर जो कि हमारा क्या होता है अंदर की तरफ आता है, और CO2 रिच जो एल्वोलर एयर, मतलब एल्वोली के पास जो भी CO2 बहुत ज़्यादा बच चुके हैं, जो कि हमारा क्या है रेसिड्यू है सेल का, जो वहाँ से वेस्ट रिलीज हुआ है तो वो बाहर की तरफ निकल जाता है। फिर उसके अलावा डिफ्यूज़न आपके गैसेस का, जिसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ट्रांसपोर्ट आपके गैसेस का किसके द्वारा, तो बाय ब्लड। डिफ्यूज़न आपके ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का किसके बीच में, तो आपके ब्लड एंड टिश्यूज़ के बीच में। और फिर आपके यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन का किसके द्वारा, तो सेल्स का, सेल्स के द्वारा किसके लिए, तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस और रिजल्टेंट रिलीज आपके कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो ये आपके क्या होता है रेस्पिरेशन के पूरे स्टेप्स हैं। तो इसी तरीके से आपकी रेस्पिरेशन होती है। अब देखो ब्रीदिंग के कुछ मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग हमारे 2 स्टेज में होते हैं। फर्स्ट इज इंस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन कब होती है, जब हमारी एटमॉस्फेरिक एयर अंदर की तरफ आती है, और एक्सपिरेशन उसे बोलते हैं जब हमारी एल्वोलर एयर जो होती है वो रिलीज आउट होती है। और जो मूवमेंट होता है हमारे एयर का इनटू द लंग्स एंड आउट ऑफ द लंग्स, ये कैसे होता है, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट इन दोनों के बीच में कॉज होती है, जो कि लंग्स के बीच में एंड एटमॉस्फेरिक के बीच में क्रिएट होती है। इंस्पिरेशन हमारा कब होता है, जब प्रेशर जो होता है लंग्स के बीच में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वो लेस देन हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि प्रेशर कहाँ का कम रहेगा, तो आपका एयर अंदर जाएगा। तो आपका प्रेशर कहाँ का कम रहना चाहिए, देखो क्लियर लिखा है ना, इंस्पिरेशन अकर्स इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, तो हम गहरी गहरी सांस भरते हैं। जैसे कि मेरे अभी लंग्स का क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऑक्सीजन की थोड़ी सी लाइक इनसफिशिएंसी हो रही है, तो ये क्या है नेगेटिव प्रेशर पे है, मतलब नेगेटिव मतलब लेस है, तो मैं क्या करूँगी एटमॉस्फेरिक एयर को और ज़्यादा इनहेल करूँगी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि नेगेटिव प्रेशर होती है हमारे लंग्स में विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपिरेशन में क्या होता है, तो आपके इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है ये वो बढ़ जाती है, तभी हम क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज आउट कर देते हैं। और डायफ्राम और कुछ स्पेशलाइज सेट्स ऑफ मसल्स होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल्स होते हैं, जो कि हमारे रिब्स के बीच में पाए जाते हैं। तो ये आपके ग्रेडियंट्स को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। इंस्पिरेशन आपकी शुरुआत कैसे होती है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं डायफ्राम के, जिसकी वजह से आपकी लंग जो वॉल्यूम होती है थोरेसिक चैम्बर की, वो इंक्रीज हो जाती है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में, और यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के, जो कि क्या करती है रिब्स को लिफ्ट अप कर देती है, एंड साथ ही साथ आपकी एक मिनट एंड स्टर्नम में क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है आपके वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर की डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। काम करते हैं आज यहीं तक रखते हैं, कल यहाँ से समझते हैं, फिर आगे थोड़ा सा ही पार्ट है, टोटल वॉल्यूम्स को पढ़ना है एंड देन आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस को देखना है एंड देन आपके कुछ डिजीज़ पार्ट है, बस उसको कवर अप करना है। हाँ ठीक है, सो टुमारो वी विल फर्दर डू इट। आई होप इतना शायद समझ में आया होगा, बिल्कुल आ ही गया होगा आई होप तो। ठीक है, ओके सो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से प्रिपरेशन करो बिकॉज अच्छा जाएगा। ठीक है।